बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरहा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। आमीन। दिस इज़ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री FBIC बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2024। और स्टूडेंट्स, आज हम 2016 के फर्स्ट पेपर का ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने वाले हैं और इसमें मैं आपको साथ साथ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी ताकि आप ऑब्जेक्टिव में फुल मार्क्स ले सकें। और आप देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आता। बिल्कुल जो भी टॉपिक्स आपने पढ़े हुए हैं, आपने ऑलमोस्ट सारा का सारा जो है कोर्स अपना कवर कर लिया है, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर कर लिए हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग याद भी कर लिए हैं। तो अब आपके लिए ऑब्जेक्टिव करना जो है वो मुश्किल नहीं है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास 2016 का फर्स्ट पेपर। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बॉर्न-हैबर साइकिल इज़ अ स्पेशल एप्लीकेशन ऑफ। तो आपने ये पढ़ा हुआ है बॉर्न-हैबर साइकिल जो है थर्मोकेमिस्ट्री में कि ये किस लॉ की जो है वो एग्जाम्पल थी या एप्लीकेशन थी। तो ये हमारे पास हेसेस लॉ की एप्लीकेशन है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज इन KMnO4 इज़। तो ये आप बहुत ईजीली कैलकुलेट कर सकते हैं KMnO4, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन का 2 होता है और 4 का क्या हो जाएगा -8, और पोटेशियम तो फर्स्ट ग्रुप का है उसका +1 होता है। तो अब हम मैग्नीज के ऊपर क्या लगाएंगे कि ओवरऑल हमारे पास चार्ज जो है वो 0 हो जाए। तो मैग्नीज के ऊपर हम +7 लगाएंगे, ठीक है। तो ये जो है वो +8 -8 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और ओवरऑल KMnO4 के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है मैग्नीज +7, डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5 एटॉमिक मास यूनिट। द मास इन ग्राम्स ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस इज। तो स्टूडेंट्स ये तो इतना मुश्किल है ही नहीं। 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस जो है उसका Cl2 का मैस आप लिखेंगे, यानी 71। 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस का जो मैस होता है ग्राम्स में वो 71 होता है, ठीक है। तो हाफ मोल्स का तो जो है होगा वो हाफ हो जाएगा, यानी 35.5 ग्राम्स जो है वो 0.5 मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस का मैस होगा, ठीक है। तो सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, चार्ज ऑन 1 kg इलेक्ट्रॉन इज़, ठीक है। तो अब ये ऑलरेडी मेरे ख्याल में पीछे वाले क्वेश्चंस में भी आ चुका है, पीछे वाले पेपर्स में। स्टूडेंट्स ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल दे दिया गया है जिसमें आपने चार्ज ऑन 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए 2 कांस्टेंट्स की वैल्यू हैं जो कि आपको आनी चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। तो एक जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो है हमारे पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है उसकी वैल्यू सेम होती है, लेकिन उसका साइन डिफरेंट होता है। जैसे कि अगर हम इसके ऊपर लगाएंगे तो हम माइनस लगा देंगे चार्ज, ठीक है, यानी 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन के लिए ये नेगेटिव हो जाएगा और प्रोटॉन के लिए ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। यानी अमाउंट जो है वो चार्ज की सेम रहेगी, मतलब यानी 1.67 10⁻⁻19 कूलम्स रहेगी, ठीक है। अच्छा, तो फिर हम ये चार्ज बेशक साइन लगाएं या ना लगाएं, यानी इलेक्ट्रॉन के लिए तो नेगेटिव में होगी और हम सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम सिंपल मैग्नीट्यूड में इसको लिखते हैं, ठीक है, इसका साइन ही लिखते। तो अब उसके बाद हमने अगर फाइंड आउट करना है कि 1 kg इलेक्ट्रॉन्स, ये तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो आपने 1 kg इलेक्ट्रॉन का चार्ज फाइंड आउट करना है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 kg के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आए हुए हैं, ठीक है। यानी आपने क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 kg वो कितने हैं। जब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाएंगे आप उनको इस चार्ज से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अब बेसिकली हमारे पास ये है कि हमने ये कैसे फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 kg कैसे पता चलेंगे। तो इसके लिए अनदर कांस्टेंट की वैल्यू आपको जो है वो आनी चाहिए, ठीक है। यानी यहाँ पर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और मास के दरमियान में, मास जो कि यानी kg है, kg के दरमियान में आप रेशो लेंगे,
ठीक है, यानी आपको पता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका मास कितना होगा 9.11 इंटू 10⁻³ kg। ठीक है, और अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 kg आप के पास मास हो, अगर 1 kg हो, ठीक है, तो आपने क्या करना होगा, इसका उल्ट कर लेंगे ना। ठीक है, यानी 1 kg होगा तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 9.11 इंटू 10⁻³ ठीक है, तो इसका आंसर आ जाता है हमारे पास 1.10 इंटू 10⁻30 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये अब आपको 1 kg के अंदर 1 kg मास के अंदर आपको नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पता चल गए हैं। अब बस आपने सिंपल क्या करना है, इस नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को चार्ज के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं इंटू 30, इनको चार्ज के साथ मल्टीप्लाई करना है 1.67 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो ये देखें 30 में से 19 जाएंगे तो ये पहले ही आपको पता चल गया कि प्लस में 10⁻11 आ गया है। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास आ जाता है 1.76। ठीक है, तो ये बेसिकली ये चार्ज है 1 kg इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। ठीक है, 1 kg इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ये चार्ज है। ठीक है, तो अब ये चार्ज नेगेटिव में है लेकिन मैग्नीट्यूड उसका यही है। तो अब आप देख लें कि अब यहाँ पे नेगेटिव में कोई नहीं वैल्यू दी हुई, सिंपल उसका मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है। तो अब आपने ये देखें पॉजिटिव 11 वाला जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड बाय न्यूट्रॉन्स डीके। न्यूट्रॉन्स के डीके से क्या प्रोड्यूस नहीं होता। तो स्टूडेंट्स इसकी आपने इक्वेशन भी लिखना सीखी हुई है, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रिनो ये प्रोड्यूस होते हैं लेकिन पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस नहीं होता। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू द वेस्पर थ्योरी द शेप ऑफ AB3E टाइप मॉलिक्यूल इज। देखें आपको अगर जर्नल मॉलिक्यूल दे दिया जाए प्रॉपर कि भाई वाटर की बताएं, मीथेन की बताएं, अमोनिया की बताएं, स्ट्रक्चर क्या है, लेकिन एक जर्नल भी पूछा जा सकता है कि अगर मीन्स कि जर्नल भी पूछा जा सकता है कि AB3E का बता दें, AB4 की स्ट्रक्चर बता दें, या AB2E2 की स्ट्रक्चर बता दें, या ये भी कहा जा सकता है कि अगर एक मॉलिक्यूल है जिसमें 2 बॉन्ड पेयर्स और 2 लॉन पेयर्स हैं तो उसका स्ट्रक्चर बता दें, 3 बॉन्ड पेयर्स और 1 लॉन पेयर है तो उसका स्ट्रक्चर बता दें। तो यहाँ पर देखें हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर्स और 1 लॉन पेयर है। ठीक है, तो उस लॉन पेयर की वजह से ये हमारे पास क्या हो जाता है, जो 3 बॉन्ड पेयर्स हैं वो प्लेन से उठ जाते हैं, ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, जैसे कि अमोनिया में हुआ था कि नाइट्रोजन के साथ तीन हाइड्रोजन थे और एक लॉन पेयर की वजह से वो पिरामिड की शक्ल में बना देते हैं। ठीक है, यानी ट्राइगोनल तो होता है लेकिन वो प्लेनर नहीं रहता बल्कि पिरामिड बन जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारे पास हो जाता है ट्राइगोनल, ट्राईएंगुलर भी कह सकते हैं और ट्राइगोनल भी कह सकते हैं, ट्राईएंगुलर पिरामिडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, बॉन्ड एनर्जी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ। बॉन्ड एनर्जी किस पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी एटम के साइज़ पे भी डिपेंड करती है, यस, बॉन्ड लेंथ पे भी डिपेंड करती है, बॉन्ड ऑर्डर पे भी डिपेंड करती है। ये पूरा हमने बॉन्ड एनर्जी के फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉन्ड एनर्जी वो सारे के सारे डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, तो यानी 4 फैक्टर्स थे। ठीक है, ये सारा का सारा हमने उसको डिस्कस किया हुआ है, उसमें लंदन फोर्सेस नहीं है। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ बी, लंदन फोर्सेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस विल डिफ्यूज मोर रैपिडली एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो कौन सी गैस बहुत ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज़ करेगी। ऑब्वियसली बात है कि जिसका मास यानी जिसका वेट मास कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे कम मास जो है वो मीथेन का है, बाकी सबका आप कैलकुलेट करें, मीथेन का 16 है, ऑक्सीजन का 32 है, क्लोरीन का 71 है, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का आई थिंक सो इसका कितना है 44 है, आई थिंक सो, हाँ 44 है। ठीक है, तो ये सारे सबके ज़्यादा हैं, सिर्फ मीथेन का कम है, तो मीथेन जो है वो मोर रैपिडली डिफ्यूज़ करेगी। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, प्रेशर एग्जर्टेड बाय अ रियल गैस इज़ ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ आइडियल गैस एट द सेम कंडीशन ड्यू टू, किस वजह से उसका प्रेशर कम होता है। ठीक है, तो इसका हमने बताना है। तो इसमें देखें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस की वजह से, क्योंकि एक मॉलिक्यूल है जो बहुत प्रेशर से आके वॉल ऑफ कंटेनर के साथ टकराने लगा है, लेकिन उसके आसपास जो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो वो उतने
प्रेशर से जो है वो वॉल के ऊपर स्ट्राइक नहीं कर सकता जितना कि उसको करना चाहिए था, ड्यू टू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। देन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर इज, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? ये तो हमने बहुत अच्छे से इसको याद भी किया हुआ है कि अगर हम प्रेशर कम कर देते हैं तो डिस्टिलेशन जो हो रही होती है उसको हम वैक्यूम डिस्टिलेशन कहते हैं। और 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हमने इसको प्रिपेयर भी किया है कि वो मॉलिक्यूल्स जो कि अपने बॉइलिंग पॉइंट पे डिकम्पोज हो जाते हैं तो उनको हम रिड्यूस्ड प्रेशर पे बॉईल करते हैं ताकि जो है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट से बहुत पहले जो है वो बॉईल हो जाएं और वेपर में कन्वर्ट हो जाएं और कंडेंस हो जाएं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन, ठीक हो गया। और नेक्स्ट हमारे पास है, और इसमें मेरे ख्याल में आपने ग्लिसरीन की एग्जांपल पढ़ी हुई थी, ठीक हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, एग्जिस्टेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन ट्राइगोनल एंड ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म्स इज एन एग्जांपल ऑफ। कैल्शियम कार्बोनेट और एग्जिस्टेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन ट्राइगोनल एंड ऑर्थोरोम्बिक, यानी एक आपके पास मॉलिक्यूल या कंपाउंड है और वो एक से ज़्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है, तो मतलब ज़्यादा फॉर्म्स में जो एग्जिस्ट कर रहा है उसका मतलब है पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, यानी आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म में से आपने बताना था, तो वो है हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, यानी एक जो कंपाउंड है वो एक से ज़्यादा फॉर्म्स में जब एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अगर इसी तरह से एक एलिमेंट अगर एक से ज़्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट करे तो इसको एलोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये कंपाउंड है इसलिए इसके लिए आइसोमॉर्फिज्म का टर्म यूज़ होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, एट इक्विलिब्रियम स्टेट पर क्या होता है हमारे पास? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम कांस्टेंट, इक्वल भी नहीं होते, ज़ीरो भी नहीं होते, ठीक है, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज़ीरो भी नहीं होती, बल्कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स दोनों जो हैं वो कांस्टेंट हो जाती है, जितनी भी है कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। मींस कि जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होंगे उतने ही जल्दी से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स में भी कन्वर्ट हो रहे होंगे, तो जो अमाउंट्स उनकी रहती हैं इक्विलिब्रियम पर वो कांस्टेंट रहती हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। Next is question number 13. If a reaction does not proceed appreciably in forward direction, it shows. अब एक रिएक्शन है वो फॉरवर्ड साइड पे अप्रिशिएबली जो है वो नहीं परफॉर्म हो रहा, ठीक है, प्रोसीड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि ज़्यादा अमाउंट वो उसकी किस में पड़ी हुई है? रिएक्टेंट्स में पड़ी हुई है। समझो कि 99% जो है वो रिएक्टेंट्स में ही पड़े हुए हैं, बिल्कुल थोड़ा सा जो है वो प्रोडक्ट बनाया है, तो हम उसको कह रहे हैं कि रिएक्शन डज नॉट प्रोसीड एप्रिशिएबली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी वो फॉरवर्ड साइड पे गया ही नहीं है, ठीक है। तो फॉरवर्ड साइड पे नहीं गया तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसका यानी प्रोडक्ट की अमाउंट बहुत कम है, और प्रोडक्ट और केसी का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, तो जब प्रोडक्ट की अमाउंट बहुत ज़्यादा कम है तो केसी की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा स्मॉल होगी, वेरी स्मॉल केसी वैल्यू होगी, ठीक है। जैसे होता है ना 10 की पावर -30 -31 इस तरह करके बहुत ही स्मॉल वैल्यू अगर हो केसी की, तो वो रिएक्शन फॉरवर्ड साइड पे उसकी जाने की कैपेबिलिटी ही नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिविस बेस? लिविस बेस और लिविस एसिड क्या होता है? लिविस एसिड क्या होता है? ए से एसिड और ए से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ठीक है, ए से एक्सेप्टर, तो इट मीन्स कि इसका एक्सेप्टर का उल्ट क्या होगा? डोनर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनर्स होते हैं वो बेसिस होती हैं, तो अब NF3 में भी नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है देने के लिए, NH3 में भी नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन होता है डोनेट करने के लिए, और वाटर में भी ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन होता है डोनेट करने के लिए, ठीक है। लेकिन BF3 जो है उसके पास टोटल वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, ठीक है, जो कि वो बॉन्ड बनाने में फ्लोरीन के साथ यूज़ कर रहा है, कोई लॉन पेयर नहीं है, दैट्स वाई ये लिविस स्पेस एक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। देन है क्वेश्चन नंबर 15, फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स इज। एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट क्या होगी? क्योंकि अगर हम उसका ग्राफ देखें तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ इस तरह से होता है कि रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, वो एक्टिवेशन एनर्जी लेकर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए हैं, ठीक है, मतलब ये एनर्जी बैरियर क्रॉस कर रहे हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक है। तो इट मींस कि अब उन्होंने एनर्जी रिलीज़ तो की है लेकिन बस थोड़ी सी रिलीज़ किया, तो नेट उन्होंने इतनी एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब कर ली है। रिएक्टेंट्स इस लेवल पे थे, प्रोडक्ट्स इस लेवल पर हैं, ठीक है, तो इतनी एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो गई है, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स आर एट हायर एनर्जी लेवल, हायर देन दैट ऑफ रिएक्टेंट्स, सी ऑप्शन करेक्ट है। देन है क्वेश्चन नंबर 16,
रेड ब्लड सेल्स विल नॉट बी अफेक्टेड बाय ऑस्मोसिस इफ़ दे आर प्लेस्ड इन, तो ये आपका 10th जो है वो चैप्टर उसमें से क्वेश्चन आया है कि हमारे पास 0.95% जो है वो NaCl सोल्यूशन अगर हो तो रेड ब्लड सेल का जो अंदर सेल जो सोल्यूशन होता है उसकी कंसनट्रेशन NaCl के 0.95% सोल्यूशन की कंसनट्रेशन के बराबर होती है। तो अगर उसके अंदर रखेंगे तो वो बिल्कुल भी कोई भी ऑस्मोसिस नहीं होगा, मींस के वाटर ना इनसाइड जाएगा ना आउटसाइड आएगा, ठीक है, बिल्कुल भी ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द ऑस्मोसिस इफ दे आर प्लेस्ड इन 0.95% NaCl सोल्यूशन, ठीक हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, depression of freezing point for 1 molar solution of a non volatile non electrolyte solute is called, इसको हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के लिए क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट का जो है टर्म यूज़ हो रही है, ठीक है। और इसी तरह एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट की टर्म यूज़ होती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने 2016 के फर्स्ट पेपर के ऑब्जेक्टिव्स को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानी तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, आमीन।